हेलो फ्रेंड्स, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोप्स क्लासेस पर। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात करेंगे, जो कि बिजनेस स्टडीज़ से संबंधित है। चलिए हम इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, जो कि कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए और आम लोगों के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी व्यक्ति को कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा राइट्स क्या है। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति डेली लाइफ में बहुत तरह की सर्विसेज और वस्तुओं को हम यूज करते हैं और उसके बारे में हमें अवेयरनेस होना चाहिए हमारे अंदर में, और उस हर चीज़ के बारे में, हर प्रोडक्ट, हर सर्विसेज के बारे में हमें अवेयरनेस होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में जानने से पहले हम आप लोगों को एक बात ये बता देना चाहते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कॉमर्स 12th के स्टूडेंट के लिए ये अभी तक सिलेबस में शामिल किया गया है। लेकिन ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अपडेटेड हो चुका है। अपडेट होकर इसका एक नया बिल, एक नया कानून बन चुका है, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को अपडेट किया जा चुका है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अभी तक हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है, जो भी उसमें बदलाव हुए हैं, जो चेंजेज हुए हैं, उस विषय पर भी हम बहुत सारी बातों को करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम कंज्यूमर कहते किसको हैं। तो कंज्यूमर वह व्यक्ति होता है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को अपने लाइफ में, अपने जीवन में यूज करता है, कंज्यूम करता है, अपने उपभोग में लाता है। तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कंज्यूमर, जो कि विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को वो कंज्यूम करता है अपने डेली लाइफ में। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हम कहते हैं कंज्यूमर। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर हैं उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो मार्केट में, है ना। सेलर जो हैं, जो विक्रेता हैं, कंज्यूमर के साथ कोई ठगी ना करे, धोखाधड़ी ना करे, बेईमानी ना करे। जनरली इस बात को सोचकर ही इस मोटो को, इस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा। क्योंकि देखिए, आप लोग भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शोषण हो रहा है वो उपभोक्ताओं के साथ ही हो रहा है, ठगी हो रहा है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं हर चीज़ में मिलावट हो रहा है। तो ये इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया, ताकि किसी भी उपभोक्ता के साथ कोई किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी हो, समस्या हो, दुख हो, तो उसके प्रति वो एक्शन ले सके, है ना। जो कोर्ट बने हुए हैं पर्टिकुलर कंज्यूमर से रिलेटेड, उसमें वो एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर क्या है। चलिए आप लोग के देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये सेशन कंप्लीट जब हो जाएगा डिस्कशन का, तो उसके बाद आप लोग के लिए एमसीक्यूज भी मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ नोट्स के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में आप आंसर भी देने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आप इस लेक्चर को समझने का प्रयास करें। अगर आप इस लेक्चर को पूरी तरह से समझते हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपभोक्ता क्या है। जो कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा हम क्या बोल सकते हैं, अथवा उनको उपयोग में लाता है। तो ये हम बोल सकते हैं, जैसे वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुओं में क्या यूज करता है, जैसे गेहूं, आटा, नमक, चीनी, फल आदि। एवं अस्थायी सेवाओं की बात करें तो टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल इत्यादि, है ना। अगर हम सेवाओं की बात करें, सेवाएं क्रय करते हैं, उनमें बिजली, टेलीफोन, परिवहन सेवाएं, थिएटर सेवाएं आदि सम्मिलित हैं, है ना। ध्यान रखने योग्य बात है कि उपभोक्ता वह है जो उपभोग के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करता है। यदि कोई फुटकर व्यापारी किसी थोक विक्रेता से वस्तुएं जैसे स्टेशनरी का सामान खरीदता है तो वह उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि वह तो वस्तुओं का क्रय पुनः विक्रय के लिए कर रहा है।
तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि हम उपभोक्ता उसी व्यक्ति को कहेंगे कि जो पर्टिकुलर वस्तु एवं सेवाओं को अपने यूज़ के लिए, कंज्यूम्ड के लिए खरीदता हो, ना कि बिजनेस करने के लिए और उसे बेचने के लिए। अगर बेचने के लिए खरीद रहा हो तो उसे हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे बल्कि उसे हम कस्टमर कहते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपके लिए इंग्लिश में भी ये डेफिनेशन दिया गया है, चाहे तो आप नोट्स के रूप में इसे रख सकते हैं ना। अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु आइदर कंज्यूम्स और यूजेस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए उसी बात को बोला जा रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। देखिए कंज्यूमर जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, जनरली हम कंज्यूमर कहते किसको हैं, तो आप इस तस्वीर के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक लड़की, एक गर्ल जो है वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई हैं और लंच कर रही हैं, है ना, सर्विसेज ले रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक उपभोक्ता है। उसके बगल में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति आम परचेज कर रहे हैं, आम खरीद रहे हैं, तो अपने उपभोग के लिए ही खरीद रहे होंगे, अपने परिवार के लिए खरीद रहे होंगे, तो इसको हम एक कंज्यूमर बोल सकते हैं। इधर बगल में आप देख सकते हैं एक मार्केट में एक लेडी कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स को खरीद रही है, तो ये भी एक कंज्यूमर है। आप में देख सकते हैं इधर मेडिकल हॉल में एक लेडी कुछ मेडिसिन्स परचेज कर रही है, तो ये भी एक कंज्यूमर के रूप में हम देख सकते हैं। इसके बगल में आप देखिए एक सब्जी मंडी है ना, सब्जी मंडी में कुछ लोग सब्जी खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो अपने उपभोग के लिए कर रहे हैं, अपने कंज्यूम्ड के लिए कर रहे हैं। तो जो अपने जीवन में उपभोग के लिए खरीद रहे हैं उसी को हम बोलेंगे, क्या कहेंगे, उसी को हम कंज्यूमर बोलेंगे, उपभोक्ता बोलेंगे। देखिए जनरली जो भी हम व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति एक कंज्यूमर अवश्य होते हैं, क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ में विभिन्न प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं और अपने जीवन में उपभोग करते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आप समझे होंगे कि हम कंज्यूमर किसे कहते हैं, एक उपभोक्ता कौन होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से, इस तस्वीर के माध्यम से भी और आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, है ना, इस डेट्स को भी हम ध्यान रखेंगे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से संबंधित है। तो दिस एक्ट पास्ड इन इंडिया ऑन 24 दिसंबर 1986। तो ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये पास कब हुआ था, तो ये जो है राष्ट्रपति जी का मुहर, इस राष्ट्रपति जी का मुहर जो है वो 24 दिसंबर 1986 को लगा था। नेक्स्ट डेट है, अगर पूछा जाए कि ये कानून कब बना या कब पारित हुआ, तो आप बोल सकते हैं 24 दिसंबर 1986 को। अगर पूछा जाए कि ये फोर्स में कब आया, इसे भारत में लागू कब किया गया, तो आप बोल सकते हैं कि 15 अप्रैल 1987 में लागू किया गया। देखिए ये जो डेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखें और इसे आप याद करने का प्रयास करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है। चलिए आगे हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, है ना। अगर कंज्यूमर के साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी, समस्या, पीड़ा, दुख, दर्द होता है, तो वो कंज्यूमर के लिए कितने डिस्प्यूट्स को सॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या फोरम बनाए गए हैं, है ना। जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे जनरली अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है ना, लीगल समस्या होता है, तो हम क्या करते हैं, है ना, हम या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, उसके लिए 3 स्तर बने हुए हैं, 3 लेवल हैं। या तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, अगर वहाँ हम खुश नहीं होते हैं या फिर हमारा वहाँ सुनवाई नहीं होता है, हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हम आगे हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कंज्यूमर के लिए 3 कोर्ट बना हुआ है ना। पहला है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिसे हम जिला मंच कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन, जिसे हम राज्य आयोग कहते हैं। और थर्ड है नेशनल कमीशन, जिसे हम राष्ट्रीय आयोग कहते हैं। इससे संबंधित भी हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आगे बात करते हैं कि कंज्यूमर को कितने राइट्स प्राप्त हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर को, जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, कंज्यूमर को 6 राइट्स प्राप्त है और उसके प्रति हर कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये जान लीजिए, है ना। लीगली आपको ये राइट्स मिला हुआ है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विसेज को आप मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो ये सारे राइट्स आपको दिया गया है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि क्या क्या राइट्स हैं और क्या हमें इसमें जानना है, समझना है और ध्यान में रखना है। तो पहला है, सबसे पहला
हम बात करेंगे राइट टू सेफ्टी। तो राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है यहाँ पे सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ, कंज्यूमर के साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी होता है ना, कोई भी वैसा भाव अगर रखता है सेलर, तो उसके प्रति हम एक्शन ले सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर कोर्ट मैंने अभी बतलाया, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, उसमें हम जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, उसके प्रति लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो हर कंज्यूमर को सुरक्षा का अधिकार दिया गया है कि वो सेफ्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू चूज। हर कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय उसे पूरी फ्रीडम है, पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो किसी भी वस्तु को खरीदते समय चूज कर सकता है, पसंद कर सकता है। मतलब अपने मन पसंद चीज़ को खरीदने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेलर, कोई भी विक्रेता उसे फोर्स नहीं कर सकता है कि आप इसी चीज़ को खरीदें। जनरली क्या होता है, हम किसी दुकान में जाते हैं तो हम इस भाव से सोचते हैं कि नहीं, अगला का क्या मोटो होगा, बहुत सारे चीज़ों को हमें दिखा रहा है, अगर हम नहीं लें तो हो सकता है कि कुछ दूसरा धारणा हो, हमें बोल दे। तो आप ये अपने राइट्स को अपने ध्यान में रख कर चलें कि ये आपका राइट्स है। आप बिल्कुल किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले आप चूज कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। आपको जो पसंद है आप वही लें, अगर आपको ना पसंद है तो आप नहीं ले सकते हैं। यू आर फ्रीडम, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि राइट टू चूज है, हम किसी भी वस्तु को पसंद कर सकते हैं और पसंद करने के बाद हम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखिए, एक कंज्यूमर को ये राइट्स प्राप्त है कि किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले हम उससे संबंधित सभी जानकारी को लेने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। जैसे हम बात कर सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है कि नहीं, कैसे इसको यूज करना है, कैसे डोजेज लेना है, उसके बारे में आप A to Z जानकारी लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम बोल सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक कंज्यूमर को प्राप्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू बी हियर्ड। कहने का मतलब है सुने जाने का अधिकार। यदि किसी कंज्यूमर के पास किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विसेज से रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, तकलीफ है और उससे संबंधित कोई सजेशन सेलर को देना चाहता है, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो सजेशन दे सकता है और उस सेलर को एक कंज्यूमर की बात को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। तो सुने जाने का अधिकार का मतलब हम बोल सकते हैं कि एक कंज्यूमर को ये राइट्स प्राप्त है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सेलर को बता सकता है, सुना सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। देखिए, एक उपभोक्ता को कंज्यूमर एजुकेशन से संबंधित भी राइट्स प्राप्त है। कहने का मतलब है कि कंज्यूमर को जागरूक करने के लिए, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए आप देखते होंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर कराया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा भी पहल किया जाता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पहल किया जाता है, या फिर कभी कभी कोई वैसा प्रोग्राम कराया जाता है जिसके माध्यम से लोगों को हम क्या कराते हैं, अवेयर कराते हैं। तो एक कंज्यूमर को राइट्स प्राप्त है। क्या राइट्स प्राप्त है? कंज्यूमर को ये राइट्स प्राप्त है कि कंज्यूमर से संबंधित शिक्षा उसे दी जानी चाहिए ताकि उसको अवेयरनेस उसका बढ़े, है ना, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कैसी वस्तुओं को, है ना, वस्तुओं में जो मिलावट हुआ है या फिर अगर कोई व्यक्ति कम वजन दे रहा है तो हम उसे कैसे पकड़ में लाएं, है ना, कोई किसी चीज़ में मिलावट कर रहा है तो उसका आइडेंटिफाई हम कैसे करें। तो इससे संबंधित जो जानकारी दिया जाता है उसी को हम कहते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एंड नेक्स्ट है आपका राइट टू सीक रिड्रेसल। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति शोषित हो जाता है या कोई व्यक्ति कोई कंज्यूमर अगर वो पीड़ित हो जाता है, उसके साथ धोखाधड़ी होता है, कोई भी सेलर उसके साथ धोखाधड़ी करता है, ठगी करता है, तो उसके लिए ये फ्रीडम है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर एफआईआर कर सकता है या उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। साथ ही साथ अगर वो ठगी किया है और वो सिद्ध हो जाता है तो कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए इसके पास राइट्स है ना। जाहिर सी बात है कि ये क्लियर हुआ होगा आपको कि राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति ठगी का शिकार हो जाता है,
किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सेलर के द्वारा ठगा जाता है तो इसके पास राइट्स है कि उससे संबंधित रिड्रेसल ले सकता है, उपचार करा सकता है या फिर कंपनसेशन ले सकता है। चलिए हम आगे बात करेंगे। आगे है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम बात करेंगे। तो देखिए, जनरली जहाँ कंज्यूमर को कुछ राइट्स प्राप्त हैं वहाँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो कंज्यूमर को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदें तो हमें जल्दबाजी ना करना चाहिए, है ना। देख सकते हैं आप, डू नॉट मेक हरी इन बाइंग, मतलब एक उपभोक्ता को किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले, खरीदते समय जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी ले लेना चाहिए, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है ना, उसका मूल्य, उसकी क्वांटिटी, है ना, वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। किसी भी चीज़ को हमें आंख बंद करके नहीं खरीदना है, वो भारी मूर्खता, हम बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए मूर्खता का बात होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, डू नॉट फॉरगेट टू गेट रेसिप्ट एंड गारंटी वारंटी कार्ड। तो एक उपभोक्ता को कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए जब भी वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे अगर गारंटी वारंटी कार्ड मिल रहा है तो उसे लेना ना भूलें। जो भी रेसिप्ट है, चाहे गारंटी का हो, वारंटी का हो, उसे कभी भी लेना ना भूलें, जो भी रेसिप्ट है ना। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ क्वालिटी। अक्सर जो कंज्यूमर होते हैं वो दो पैसे के लालच में अगर कुछ किसी प्रोडक्ट को कम रेट पे बेचा जा रहा है तो उस लोभ में, उस लालच में घटिया चीज़ को ले लेते हैं। तो ऐसा ना करें, कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना चाहिए। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें समझना चाहिए। कभी भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम देख लें कि उसकी हॉलमार्क का क्या है। जो भी पर्टिकुलर चीज़ हम खरीद रहे हैं उससे संबंधित जानकारी हमें अवश्य ही ले लेना चाहिए। तो किसी भी प्रोडक्ट के साथ, क्वालिटी के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। चलिए हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, कुछ हॉलमार्क आपको दिया गया है। जैसे हॉलमार्क आप देख लें, कोई भी कीमती चीज़ खरीद रहे हैं, है ना, गोल्ड खरीद रहे हैं, सिल्वर या डायमंड खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क ज़रूर देख लें। कोई भी आप अगर वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह खरीद रहे हैं तो FPO का मार्का है कि नहीं वो देख लें, है ना। कोई भी अगर आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या लाइव स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप देखें कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो है या नहीं है। या बोल सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम खरीद रहे हैं तो आप ज़रूर देख लें कि उसमें ISI का मार्का है कि नहीं है, तभी उस प्रोडक्ट को खरीदें। नेक्स्ट है आपका, बी वेयर फ्रॉम फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। देखिए, बहुत सारे सेलर ऐसे होते हैं, कंपनीज ऐसे होते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मिसलीडिंग टाइप से वो एडवर्टीजमेंट कराते हैं, भ्रामक या झूठे तरीके से वो क्या करवाते हैं, विज्ञापन कराते हैं। तो उसमें हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बाद ही हमें खरीदना चाहिए और उसमें नहीं पड़ना चाहिए। जो भ्रामक तरीके के विज्ञापन है उसमें ज़रूर हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, कॉन्टैक्ट इमीडिएटली टू द कंसर्न ऑफिसर अगेंस्ट ग्रीवेंसेस कंप्लेंट। अगर किसी भी प्रकार का कोई आपको समस्या हो तो इमीडिएटली उससे कंसर्न ऑफिसर को हम कॉल करें, आप कांटेक्ट करें और उन्हें जल्दी से जल्दी आप बताएं और आप FIR दर्ज करा दें, है ना। किसी भी जिस पर्टिकुलर जगह पे आप ठगी के शिकार हुए हैं उस डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके आपको कंप्लेंट कराना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अवेयरनेस टूवर्ड्स राइट्स। हमें जो भी 6 राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बतलाया कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, है ना, और क्या है, राइट टू चूज, कंज्यूमर एजुकेशन। ये सारे जो हमें राइट्स, 6 राइट्स दिए गए हैं उसके प्रति हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्या है, उपभोक्ता की सावधानी। देखिए, उपभोक्ता की बहुत सारी सावधानी है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो भी हमारी सावधानियां हैं, कभी भी हम हड़बड़ी ना करें। किसी भी चीज़ को लेने से पहले हम सोच लें, विचार कर लें, उससे संबंधित जानकारी ले लें, तभी हमें खरीदना चाहिए, नहीं तो हम धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे। आगे क्या है, देखिए मैंने अभी आपको बतलाया था कुछ देर पहले ही कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 2019 जो है वो आ चुका है और फोर्स में भी आ चुका है 2020 से। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, और वो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हो चुका है। लेकिन
हमारे सिलेबस में ये अपडेट नहीं किया गया है, जिस कारण से हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ही पढ़ना पड़ रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बदलाव हुए हैं। जनरली हमें जो अभी जानना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो आपको जानना है कि जो अगर हम जो तीन तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें, है ना, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति का जो लेन देन 20 लाख तक का है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस कर सकता है। अगर 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक है तो वो स्टेट कमीशन में जाके अपना कंप्लेन कर सकता है, एफआईआर दर्ज करा सकता है। या फिर अगर उस पर्टिकुलर जो हम ट्रांजैक्शन किए हैं उसका अमाउंट एबव 1 करोड़ है तो वो हम नेशनल कमीशन में जाकर नेशनल आयोग, राष्ट्रीय आयोग में जाके उसका हम कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर यही हम बात करें 2019 का, तो इसमें अमाउंट बढ़ा दिया गया। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम से संबंधित हो तो 1 करोड़ तक है ना, अप टू 1 करोड़। अगर हम स्टेट की बात करें तो 1 करोड़ टू 10 करोड़ तक है। और अगर हम नेशनल की बात करें, नेशनल कमीशन की, तो एबव 10 करोड़ है। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ बात कर सकते हैं, अगर हम 1986 की बात करें तो इसमें कोई रेगुलेटर नहीं था, है ना, नो सेपरेट रेगुलेटर। लेकिन इसमें अगर हम 2019 की बात करें तो इसमें रेगुलेटर है ना। इसमें क्या है, CCPA है, जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, है ना। थोड़ा बहुत आप इसको जान सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात करें तो 1986 में इसके बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है ना, कंज्यूमर का कोई प्रोविज़न नहीं है कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी है कि नहीं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या है, इसमें लाइबिलिटी है। कहने का मतलब क्या है, कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है, हार्मफुल होता है, तो उसके बारे में उससे संबंधित कंपनसेशन लेने के लिए इसके पास राइट्स है। अगर हम बात करें यहाँ पे ई कॉमर्स की, तो इसमें ई कॉमर्स में कोई प्रोविज़न नहीं 1986 की। लेकिन 2019 में ई कॉमर्स अर्थात जो हम इलेक्ट्रॉनिकली जो भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो सारी चीज़ों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जनरली हमें इन बातों को जानना है, ठीक है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है। जब सिलेबस में शामिल किया जाएगा तो एकदम बहुत ब्रॉडली मैं बतलाऊँगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे अब हम बात करेंगे कुछ MCQs का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यानपूर्वक इसे देखें और समझने का प्रयास करें। तो पहला क्वेश्चन है, द डिस्प्यूट्स कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या शामिल किया जाता है, कौन से डिस्प्यूट्स आते हैं, कौन से विवाद आते हैं। तो इसमें देख सकते हैं, एक है आपका विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद। तो हम बोल सकते हैं डिस्प्यूट्स एज टू सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर, है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। तो देखिए मैंने ये बतलाया है, तो आप इसका आंसर दीजिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है। तो इसका आंसर आप राइट आंसर दे सकते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ है वो हुआ है 1986 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में कब से इफेक्टिव है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, ये होगा बी होगा आंसर, लेकिन यहाँ पे मार्च के जगह पे अप्रैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्च की जगह पे यहाँ अप्रैल हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान दें, जो यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है इसको हमें क्या लिख देना है, अप्रैल लिख देना है ना। ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे मार्च की जगह पे आपको अप्रैल लिख देना है। क्या लिख देना है, अप्रैल हो जाएगा ये, है ना। हम ध्यान रखेंगे, मार्च जहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे अप्रैल। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवाद का निपटारा कर सकता है। जो नेशनल कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट्स। तो नेशनल जो कमीशन है वो क्या कर सकता है, कितने तक,
तो एवव 1 करोड़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एवव 1 करोड़। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज आर। तो जो उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है तो कौन कौन है, मैंने अभी 3 बतलाया, ये तीनों है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत शिकायतकर्ता कौन हो सकता है, तो शिकायतकर्ता कंज्यूमर भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है। तो मैंने बताया जो जिला मंच है वो कितने रुपए तक के विवादों का निपटारा कर सकता है, तो अप टू 20 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप टू 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। तो जो राज्य आयोग है वो विवादों का निपटारा जो कर सकता है, कितने तक कर सकता है, वो कर सकता है आपका एबव 20 लाख टू अप टू 1 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए समझते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में उपभोक्ता का दायित्व है। तो भारत में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया है वो क्या है ना, तो देखना है। तो टू बी क्वालिटी कॉन्शियस, है ना, गुणवत्ता के प्रति सचेत रहना बिल्कुल है, खरीद पर रसीद प्राप्त करना बिल्कुल है, अपने अधिकार के प्रति सचेत रहना ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैंने बतला दिया है। अगर आप इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक समझे हैं तो सभी क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है। तो उपभोक्ता निवारण के लिए कितने तंत्र डिस्प्यूट्स बनाए गए हैं, तो 3 है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है। अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये भी है, ओल्ड स्टेचू का बात करें तो ये भी है, शूज़ की बात करें तो ये भी है, लेकिन रॉ मटेरियल से कंज्यूमर को कोई लेना देना नहीं होता है। रॉ मटेरियल का संबंध किसका होता है, जो ट्रेड कर रहा है, जो सेलर है, जो होलसेलर है ना, उसका संबंध हो सकता है, या इंडस्ट्री से संबंधित हो सकता है। इसका कंज्यूमर से इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार है। देखिए मैंने बताया उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं, तो उपभोक्ता को 6 राइट्स दिए गए हैं, है ना, आपको याद भी होना चाहिए 6 राइट्स। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या आते हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत दोषपूर्ण उत्पाद सेवा संबंधी विवाद, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट सर्विसेज, ये सारे मतलब हम बोल सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता का संबंध विभिन्न प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज से होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 14 क्या कहता है, कंज्यूमर कोर्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स, है ना, क्या है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है। तो उपभोक्ता न्यायालय से आशय क्या है, तीनों है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है। तो ऑल दी एबव हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है। कहने का मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनजीओ। एनजीओ का मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो बताना है कि इसमें से कौन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अगर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एनजीओ नहीं होगा, यही ना पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनजीओ। इसमें कौन एनजीओ नहीं है, अगर जो गवर्नमेंट होगा वो एनजीओ नहीं है, क्योंकि एनजीओ तो क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल होता है, गवर्नमेंट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संघ कोलकाता, कंज्यूमर्स एसोसिएशन कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या एसोसिएशन है। चलिए आगे बात करेंगे। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है। तो राष्ट्रीय आयोग की जो अधिकतम आयु होती है, जनरली जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रीय आयोग के लिए, उसका आयु जिस वर्ष भी उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उस वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक, अगर उसका 60 वर्ष की उम्र में हुआ है तो 5 साल सेवा दे सकता है, 65 में रिटायर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं
कि ना हम 60 बोल सकते हैं, ना 65, ना 70, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि 5 वर्ष और 70, अधिकतम आयु 70 है, 70 वर्ष जब हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा, या फिर अधिकतम आयु हम बोल सकते हैं 70 वर्ष तक, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पहले हो जाता है 5 साल तो पहले ही हट जाएगा, है ना। नेक्स्ट है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर मीन्स, कहने का मतलब है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय है। तो उपभोक्ता से क्या आशय है, तो उपभोक्ता हम किस व्यक्ति को कहेंगे, देखिए पहला में क्या बोल रहा है, माल क्रय करके पुनर्विक्रय करने वाला, तो उस व्यक्ति को तो हम उपभोक्ता नहीं कहेंगे। जो माल क्रय करके बेचता है, द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड रीसेल देम, तो उसको हम उपभोक्ता नहीं कहेंगे। द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड डज नॉट रीसेल देम, तो इसको हम बोल सकते हैं, है ना। आगे भी बात कर लेते हैं। द पर्सन हु परचेज द कंपोनेंट्स ऑफ एन आर्टिकल्स एंड असेंबल देम, तो इसको भी नहीं बोल सकते हैं। माल के पार्ट्स क्रय करके माल संयोजन करने वाला व्यक्ति, अगर माल खरीद के और उसको असेंबल कर रहा है तो उसको भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, वो व्यक्ति जो कि माल क्रय करके पुनर्विक्रय ना करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज क्या है, तो पब्लिक सपोर्ट है, सोशल ऑब्लिगेशन है ना, और वैधानिक आवश्यकता है। तो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व क्या है, ये सारे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जन समर्थन, सामाजिक आवश्यकता, वैधानिक आवश्यकता। चलिए अगर ये क्वेश्चन चलिए यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करें। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।